के अंदर मैं यहीं लखनऊ में पला हूँ, लखनऊ में पैदा हुआ हूँ, वहीं पढ़ा हूँ मैं, मेरी बड़ी बहनें यहीं रही हैं, लेकिन रेडिकलाइज नहीं किया गया 70s का दौर या 60s का दौर। आप देख लीजिए, आपने तो शियों को रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया जब से ईरानियन इन्फ्लुएंस आया, जब से शुरू हुआ है। आप अबाया पहनिए, आप हिजाब रखिए, ठीक है, ये आपकी पर्सनल है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते लोगों के साथ, ये आपने शुरू कराया। चलिए, मैं उस पर बिल्कुल नहीं उंगली उठाऊंगा, वो आपके मजहब से जुड़ी हुई है, ठीक है, ओके। हम नहीं उसको पसंद करते तो हम नहीं पसंद करते, हमारी फैमिली ने कभी नहीं हिजाब रखा। हमारी क्या 2 दर्जन फैमिली हम उसी जानते हैं, उसी खानदानों की जानता हूँ जिनको लोग उलमा इकराम बने बैठे हुए, उनके फैमिली भी जानते हो जो हिजाब लगाते बाहर घूमते। कड़वी बात है, बुरी लग रही होगी, नहीं, मुझे बुरी नहीं लग रही लेकिन है। ये जो बयान है, ये बयान वक्फ बोर्ड को, वक्फ को हटाने को लेकर उसी से जोड़ के देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, वरना कहां म्यांमार में होना जुल्म मुसलमानों के ऊपर। अच्छा, आपने पूरे मुसलमानों को करता, फिलिस्तीन को क्यों नहीं करता? बयान आते रहते हैं कि उनकी जहाँ हेल्थ का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, कैसे भी हो, हम लोग फिलिस्तीन के लिए खड़े होते हैं। लेकिन अब ये नहीं कहते हम हथियार आपको देंगे, हम ये नहीं कहते कि हम आपके पूरी ताकत से हम आप इसराइल को जाके लड़िए। और इसी तरह एक्सपोज हो गया था ईरान उस वक्त जब आर्मेनिया की लड़ाई चली थी अजरबैजान की। अजरबैजान तो शिया स्टेट है, 98% वहां पे शिया है, तो ईरान को तो शियों के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये आर्मेनिया के साथ खड़े थे। इनकी फौज तक के पहुंच गई थी, आर्मेनिया की तरफ से लड़ रही थी अजरबैजान से, और वही हुआ कि अजरबैजान को बचाने के लिए इजरायली फोर्सेस पहुंची, उनके कमांडोज उतरे तो उन्होंने बचाया, वरना अजरबैजान अंदर घुस चुका था, बाकू के अंदर, और जो उनके इलाके हैं अजरबैजान के। तो उस वक्त आपकी इस्लाम कहाँ गया? उस वक्त आप इनको देखना होगा। दूसरी चीज, इन्होंने भी इतिहास को बदलना शुरू किया, इस्लामिक हिस्ट्री को बदलना शुरू कर दिया, जैसे कि देवबंद वालों ने बदला है, तो हमारे ईरान के लोगों ने, जो ईरान को मानने वाले लोग हैं मौलाना, उन लोगों ने भी बदलना शुरू कर दिया है। ये अच्छा। नाम भी नहीं लेते हैं उनका, उनका नाम भी नहीं लेते हैं जो करबला पहुंचे थे, ये नाम नहीं लेते हैं। कैसे नाम ले लेंगे? गैर गैर मुसलमान का नाम कैसे ले लेंगे? क्योंकि इनके सिखाया गया मुसलमान। अच्छा। जब मौका मिलता है तो आप लड़ जाते हो यार, जब मौका मिलता है तो आप एक दूसरे को तबर्रा भेजते हो, नहीं भेजते हो वो तबर्रा, बोलो। नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत खास मेहमान काफी अरसे बाद हमारे शो पर तशरीफ लाए, कैप्टन सिकंदर रिजवी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जय हिंद, धन्यवाद है मादा, जय कैसी हैं हिंद। आप? कैप्टन साहब, ईरान के मैं एकदम बहुत अच्छी, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। जी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई का भारत के मुसलमानों को लेकर एक बयान आया है। ट्विटर पे उन्होंने लिखा है कि म्यांमार और गाज़ा और भारत के मुसलमान जो हैं वो पीड़ित हैं। हालाँकि इसको लेकर भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उनको बताया है कि किस तरह से ये गलत जानकारी के आधार पर इस तरह का जो जानकारी वो शेयर की जा रही है, और अपने मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं और महिलाएँ हैं, उनके हालात पर नज़र ईरान को डालनी चाहिए। इस वक़्त में जब ईरान का साथ भारत देता आया है और जब दुनिया उसका साथ छोड़ रही है, भारत साथ खड़ा नज़र आता है, और काफ़ी लंबे अरसे से भारत और ईरान एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ रिश्ते रखते आए हैं। ट्रस्टेड अलाइ भारत और ईरान एक-दूसरे के माने जाते हैं। वक़्त-वक़्त पर इस तरह के बयान भारत को लेकर ईरान की तरफ से आते रहते हैं, लेकिन आप इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? इसके पीछे की कोई पॉलिटिकल या इसके पीछे की कोई और वजह देख रहे हैं? क्या टाइमिंग, और मैं समझना चाहती हूँ आपसे। अमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। वैसे मैं काफी अरसे के बाद मैं इस तरह से लाइव हूँ आपके साथ। जी। देखिए, मेरे पहले बहुत सारे अपने वीडियो देखेंगे, मेरे बहुत सारे मेरे बयान देखे होंगे, मैंने काफी स्टडी कर रखी है ईरान और वहाँ पे मिडल ईस्ट के बारे में, और काफी मैं इंफॉर्मेशन भी रखता हूँ और मैं अपडेट रखता हूँ। मैंने मैं इस वक्त, बहुत से हो सकता है कि हमारे शिया कमेटी के लोग भी सुनेंगे इस चीज को, तो मैं माजरत के साथ, मैं इमाम खामेनी के लिए अयतुल्लाह साहब की शान में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो एक पॉलिटिकल एंगल है, और मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, पता कलामी हो कुछ मेरी इस तरह से वो निकले तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं ऐसी कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करूँ। लेकिन मैं ईरान को हमेशा उंगली उठाता रहा हूँ ईरान के ऊपर, कि ईरान ने अपने मुल्क की या अपने लोगों की, जो ईरान के में रहने वाले लोग हैं,
वहाँ के अवाम के लिए जो भी किया है, जब भी किया है, उसका कोई मकसद रहा है और उस मकसद में सारी दुनिया शामिल हो जाती है। मैं इल्ज़ामात इन पे लगाता रहा हूँ कि इन्होंने खुरासान अपने प्रोविंस के अंदर तालिबान ट्रेंड किया 80,000 70 से 80,000 के बीच में। जो आज तालिबान अफ़गानिस्तान में है, वो इनके ट्रेंड किए हुए हैं। भई वो तो वहाबिज़्म को मानते थे, तो ईरान के साथ कहाँ से इनका तालमेल हुआ? कैसे हुआ? सोचिए आप इस बात को। इसी तरह गाज़ा पट्टी वालों के लिए मैंने कहा कि इन्होंने गाज़ा को सपोर्ट किया जाके, चलिए आपने गाज़ा को सपोर्ट किया जाकर के इज़राइल के खिलाफ। लेकिन आप ये देखिए कि इनकी 2000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं ईरान, और पॉलिटिकल एंगल इनका देख लीजिए कि जो गाज़ा में रहने वाले सुन्नी हैं सारे, वहाबिज़्म को भी मानते होंगे। अब किस फ़िरके के हैं, हनफ़ी हैं, कुरैश हैं, क्या है, जो भी है, फिलहाल अहले सुन्नत हैं। आपने तो उनको मरवा दिया। आपने उनको हथियार देने का वादा किया, आपने पैसा दिया, आपने मजबूती के साथ उनको खड़ा कर दिया, आपने इज़राइल से लड़वाने के लिए एक मिलिट्री फुल नेशन के साथ एक ऑर्गेनाइज़ेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन गाज़ा की लड़ रही है, कितनी देर लड़ेगी? उसका जो है खमियाज़ा भुगता वहाँ के बच्चों ने, वहाँ की औरतों ने। और ये मैं इल्ज़ामात इसीलिए ईरान पे हमेशा लगाता हूँ कि ईरान के जो पॉलिटिकल एंगल है वो गलत है। मैं तो तब से कहता हूँ कि जब अमेरिका छोड़ के जा रहा था ईरान से, और इन्होंने अमेरिकन एम्बेसी के अंदर काफ़ी अरसे तकरीबन 400 दिन तक के इन्होंने वहाँ के कारकुन थे, वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स को इन्होंने कैद करके रखा था, और बाहर से चारों तरफ से घेर के रखा था, और दवाइयाँ, उनको खाना-पीने का सामान उछाल-उछाल के एक-एक थैले में भेजा जाता था। उसमें औरतें भी थी, एक औरत तो वहाँ पे डिलीवरी तक की हुई थी, किन हालातों के बीच में मर्दों ने कराई थी, उसने किताब भी लिखी है अमेरिका में जाने के बाद। आपकी अमेरिका से नफ़रत हो सकती है, कोई पॉलिटिकल हो सकता है, लेकिन इंसानियत भी कुछ होती। क्या इस्लाम में ऐसा है? क्योंकि ना तो आपने हाई कमिश्नर पर को वहाँ पे घेरा था, ना तो वहाँ किसी एम्बेसडर को, तो वहाँ करने वाले क्लर्क थे, वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे। आपने उनको 400 दिन उठा करके बंद करके रखा आपने। और कितना वो हुआ तूफान, अमेरिका ने छुड़ाने की कोशिश की, वो अमेरिका की उनकी पॉलिटिक्स है। लेकिन मेरे सवाल यही रहे हैं कि ये क्या इस्लामिक था? कि आपने बेगुनाहों को, जो वो अंदर उनकी फैमिलीज़ थी, उनके बच्चे भी थे उसके अंदर एम्बेसी के अंदर, तो बेगुनाह थे भाई। वो तो सरकार से लड़ेगी जाकर, जिसने उनको हुक्म दिया इसके लिए वो काम कर रहे हैं, वो भी क्लर्कल स्टाफ वीज़ा इश्यू करने वाला। इसी तरह गाज़ा के मामले में आप जो है, आपने जाकर जॉर्डन में इनका वो जाता है फॉरेन मिनिस्टर, जाकर वहाँ बयान देता है, सीरिया में गया तो भी उसने बयान यही दिया कि हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं गाज़ा के लोगों की और इज़राइल की और फ़िलिस्तीन के लोगों की। फ़िलिस्तीन की करिए आप, भारत भी सपोर्ट करता है फ़िलिस्तीन को, क्यों नहीं करता? बयानात आते रहते हैं कि उनकी जहाँ हेल्थ का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, कैसे भी हो, हम लोग फ़िलिस्तीन के लिए खड़े होते हैं। लेकिन अब ये नहीं कहते हम हथियार आपको देंगे, हम ये नहीं कहते कि हम आपके पूरी ताकत से हम आप इज़राइल को जाके लड़िए। और इसी तरह एक्सपोज़ हो गया था ईरान उस वक़्त, जब आर्मेनिया की लड़ाई चली थी अज़रबैजान की। अज़रबैजान तो शिया स्टेट है, 98% वहाँ पे शिया हैं, तो ईरान को तो शियों के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये आर्मेनिया के साथ खड़े थे। इनकी फ़ौज तक के पहुँच गई थी, आर्मेनिया की तरफ से लड़ रही थी अज़रबैजान से, और वही हुआ कि अज़रबैजान को बचाने के लिए इज़राइली फ़ोर्सेस पहुँची, उनके कमांडोज़ उतरे तो उन्होंने बचाया, वरना अज़रबैजान अंदर घुस चुका था, बाकू के अंदर, और जो उनके इलाके हैं अज़रबैजान के। तो उस वक़्त आपकी इस्लाम कहाँ गया? उस वक़्त आपका ईमान कहाँ गया? वो तो आपके हम-कौम थे, आपने क्यों नहीं बचाया? तो इतनी जब आपकी हमदर्दी आपकी हम-कौम से हो सकती है, तो गाज़ा के लोगों को आपने मरवा दिया उठा करके, तो आपको कौन-सी थी? ये कौन-सी पॉलिटिक्स आपकी, मेरे बात समझ से बाहर की बात है। अब ये आपके बयान पे आता हूँ मैं। ये तो हो गई बैकग्राउंड कि मैं इस पे हम इस टॉपिक पे बोलता रहा हूँ। जी। भई वहाँ पर इतनी हायर अथॉरिटी इमाम ख़ामनेई अयतुल्लाह साहब का बयान आया, इसलिए मैं इसमें कोई ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मैं एक बात बहुत ही साफ क्लियर करना चाहूँगा कि वहाँ की गवर्नमेंट को भी खबर होनी चाहिए, और वो अयतुल्लाह साहब को बताए कि क्या यहाँ गुज़र रही है, किस महफूज़ होकर के यहाँ के शिया लोगों ने अभी मुहर्रम कंप्लीट किया 2 महीने 8 दिन का। वो उनको खबर पहुँचाएँ। ये उलमा इकराम जो शिया हज़रात बैठे हैं लखनऊ के अंदर, पूरे सरकारों हिंदुस्तान बदलते के हुए अंदर, जो इतने सारे मौलाना हैं, जगह-जगह मजलिस मदारिस और महफ़िलें चलाते हैं, क्या उनको देखिए पता आप, नहीं है? ये ये तो हिंदुओं के मुल्क के अंदर ये आप कितनी अमन सुकून के साथ मुहर्रम को मनाते हैं, अपने सारे मज़हब के सारे अरकान पूरे करते हैं, कोई आपको रोकता-टोकता है? आपके किसी जुलूसों को कोई रोकता-टोकता है? और कहीं छुट-पुट किसी लोकल लोगों से आपस में पॉलिटिकल किसी झगड़ा हो जाए, वो जाके रोक-टोक करे, वो करे, मैं इस पर नहीं जा रहा। लेकिन आप देखिए गवर्नमेंट खड़ी रहती है, पूरा ख़्याल करती है, आपको पूरी हिफ़ाज़त देती है, और ये बात उनको बताना चाहिए। इमाम ख़ामनेई साहब को ये बात बतानी चाहिए। ये यहाँ के जो हमारे बैठे हुए हैं उलमा इकराम, जो हमारे मौलाना बैठे हुए हैं,
जो वहां से जुड़े हुए भी हैं कौम से, मैं यहाँ पर उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ कि नजफ वाले जो वो भी यहाँ पे हैं, जो दोनों हैं कह लीजिए स्कूल ऑफ थॉट के लोग यहाँ पे पढ़कर जो आए हुए हैं इंडिया के अंदर। भाई ये दो जी स्कूल ऑफ थॉट है, हमारा करबला में नजफ में है और एक कौम में ईरान के अंदर। तो जी इन दोनों को ये बात पता है कि हिंदुस्तान में कैसे अमन और सुकून के साथ शिया रहता है। शिया क्या यहाँ का मुसलमान रहता है, बिल्कुल दुनिया के किसी कोने में मुसलमान इतना महफूज नहीं था, हिंदुस्तान के अंदर है। इसीलिए मेरे मुंह से हमेशा निकलता है ये शिया ये मुसलमान। तो कभी भी ईरान ने पाकिस्तान में जब जुलूस निकाला था, सिपाही साहबा ने 10 लाख का जुलूस लेके निकले तो और रन किया था कराची के अंदर, तो उन्होंने कोई भी मजम्मत नहीं करी, जो उन्होंने कोई कंडम नहीं किया था, ईरान से कोई बयान नहीं आया था और शियों के खिलाफ था। मुझे आज तक याद है जियाउल हक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने शियों को गैर मुस्लिम होने के पार्लियामेंट के अंदर लेकर आए थे, लेकिन पास नहीं हो पाया था, लेकिन मजम्मत नहीं करी थी, ईरान ने कंडेम नहीं किया था। सॉरी, आप देखिए वो चुप्पी साध जाते हैं। कितना अभी हजारा के शिया मारे गए हैं, तालिबान के हुकूमत चल रही वहां पर, कौन मार रहा? तालिबानी मार रहे थे या आईसिस मार रहे थे? आपने मजम्मत नहीं करी, बिल्कुल। अभी बीते दिनों आपने भी मजम्मत कई नहीं करी। सारे शिया लोग मारे गए, 30-40 लोग मारे गए अभी 3-4 हाँ, दिन पहले। वो मारे जा रहे हैं, रेगुलर मारे जा रहे हैं। जी और ये बात एक बड़ी अजीब है कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर अच्छी खासी आबादी है शियों की, 4.25 करोड़ तो आबादी ऑफिशियल है, और भी ज्यादा हो सकती है। तो अब मैं किसको क्या कहूं, मैं क्या नाम लूं, नाम लेना ठीक नहीं होगा। एक मिनट, एक मात्रा पानी घूट पी लूंगा। जी जी प्लीज। मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन ये जो बयान आया है वो ये जुड़ा हुआ है वक्फ बोर्ड, नोट करिएगा। जी ये बयान अचानक आना, ये कहीं ना कहीं से वक्फ बोर्ड से जुड़ा है। वक्फ बोर्ड के अंदर लोग जो एक्टिव है, जो वक्फ बोर्ड जो चाहे शियों का चाहे सुन्नियों का, तो वक्फ बोर्ड मेनली तो शियों का ही है। अगर आप यूपी में देखिएगा तो सबसे ज्यादा जी जायदाद तो शियों के वक्फ बोर्ड के ऊपर है, ऑल इंडिया शिया वक्फ बोर्ड के पास है। ये वक्फ बोर्ड का ही एंगल है जो बयान वहां से कराया गया है, ईरान से कराया गया है। वक्फ बोर्ड को चेक लगाने के लिए जो भारत सरकार ला रही है, अमेंडमेंट करने जा रही है, जो वक्फ कानून है, या हटाएगी या करेगी या उसे अमेंडमेंट करेगी, जो भी करेगी वो आने वाला टाइम बताएगा। तो ये उसी से जुड़ा हुआ है, ये अचानक इस तरह बयान नहीं आ सकता। अब मैं म्यांमार से देखिए, म्यांमार जी से और गाजा के मुसलमानों का जो हाल है, यहाँ के मुसलमानों का हाल है, जरा लखनऊ में जाके तो देखिए, कोई छोटा मामला बड़े मामला शाम के वक्त जाके देखिए कैसे वीडियो बना बना करके डाल रहे। ईरान वाले देखते नहीं क्या? और इतनी बड़ी आबादी में, आप वो तो कहते हैं 24-25 करोड़, में तो कहता हूँ 18 ही करोड़ है ऑफिशियली मुसलमान, तो जी 4 करोड़ उसमें शिया निकाल दो ना। लेकिन कैप्टन साहब आपकी बात बीच में कट रही है। अगर गाजा के मुसलमानों की इतनी फिक्र थी तो इसराइल के ऊपर ईरान ने हमला क्यों किया? म्यांमार में जब मारकाट हुई तब ईरान का कोई बयान नहीं आया। चीन में उइगर मुसलमानों के साथ क्या होता है, ईरान आज तक कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान में क्या होता है, वहां पर जबान सिली हुई है। बिल पास नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में हर एक सुन्नी किसी भी फिरके का मुसलमान हो, वो शियों को और अहमदियों को मुसलमान नहीं मानता। ये बात खुली है। इनफैक्ट भारत में भी जो दूसरे फिरके के लोग हैं वो शियों को और अहमदियों को मुसलमान नहीं मानते। तो इन सारी चीजों पे ईरान का कोई रिएक्शन नहीं आता। जो ईरान ने अपने आप को मुस्लिम उम्मा के रूप में एक जो सो कॉल्ड लीडर बनाने की कोशिश कर रहा है, वो ये कन्वीनियंस क्यों नजर आती है? और भारत के इंटरनल मैटर्स में ये इस तरह से प्रेशर क्रिएट करना, आपको नहीं लगता कि ये भारत की सोवरेनिटी पे एक बड़ा प्रश्न है? बिल्कुल सही आपने कहा। आप ये देखिए, ये बयान किस वक्त आया? रशिया सुन के डिफेंस पैक्ट है ईरान का, हमारे भी यहाँ से वेपन्स आते हैं, हम भी खरीद फरोख्त करते हैं रशिया से, अमेरिका से वो दो दो हाथ करते हैं, हमारे रिलेशन नॉर्मल है। लेकिन आप देखिए भारत के अंदर, अब जैसे बयान आया है इस तरह का, तो ये बयान मैंने भी, अब वो बात कट गई थी, आपने मेरी बात सुना नहीं था पूरा, कि वो ये वक्फ बोर्ड से जोड़ दिया गया है। जी जी मैं जी फिर कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड से जोड़ दिया गया है। ये जो एक यहाँ पे इदारा चलता है, इसका इदारा बॉम्बे के अंदर भी होता था, वो ईरानियन कल्चरल सेंटर, वहां पर बैन लगा दिया गया था, मेरे पास रिकॉर्डेड है वो।
उनकी ऐसी हरकतें थी यहाँ पर। ईरान का जो कल्चरल सेंटर था बॉम्बे का, मुंबई का, उसको बंद कर दिया गया था और वो दिल्ली से चल रहा है। जो पैसे कैश बांटा करता सारे मौलानाओं को, सारे मौलाना पर मेरे विटनेस है, मेरे पास गवाह भी है, मैंने देखा भी, मुझे मालूम पैसे कैसे दिए जाते हैं। इसलिए कि वो यहाँ पर उनकी उसको चलाए, बाकायदा उनकी तंजीम को चलाए। एक ईरानियन कल्चरल सेंटर करता है, मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ। और उन्हीं की देन है ये, उन्होंने ये खबरें पहुंचाई है कि साहब यहाँ पे ये होने जा रहा है, भारत सरकार पे दबाव बनाने के लिए। वक्फ बोर्ड वाला क्यों के ज्यादा पेट में दर्द हो गया वक्फ बोर्ड का, वो ईरानियन कल्चरल सेंटर में भेज दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे कि अमन सुकून के साथ यहाँ पे रहता है शिया, कैसे यहाँ पे मुहर्रम मनाता है, कैसे यहाँ पर अजादारी करता है, ये सब भूल जाते हैं। सबसे ज्यादा इस गवर्नमेंट में इनके फायदे हुए, सबसे ज्यादा इस गवर्नमेंट के अंदर इनको मौके दिए गए हैं, नहीं दिए गए हैं। मैं नाम किसी को लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे सब पता है। देखिए, यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर, मैं यही लखनऊ में पला हूं, लखनऊ में पैदा हुआ हूं, वहीं पढ़ा हूं मैं, मेरी बड़ी बहनें यही रही हैं, लेकिन रेडिकलाइज नहीं किया गया। 70s का दौर या 60s का दौर आप देख लीजिए, आपने तो शियों को रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया जब से ईरानी इन्फ्लुएंस आया, जब से शुरू हुआ है। आप अबाया पहनिए, आप हिजाब रखिए, ठीक है, ये आपकी पर्सनल है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते लोगों के साथ, ये आपने शुरू कराया। चलिए, मैं उस पर बिल्कुल नहीं उंगली उठाऊंगा, वो आपके मजहब से जुड़ी हुई है, ठीक है, ओके। हम नहीं उसको पसंद करते तो हम नहीं पसंद करते, हमारी फैमिली ने कभी नहीं हिजाब रखा। हमारी क्या 2 दर्जन फैमिली हम उसी जानते हैं, उसी खानदानों की जानता हूँ जिनको लोग उलमा इकराम बने बैठे हुए, उनके फैमिली भी जानते हो जो हिजाब लगाते बाहर घूमते। कड़वी बात है, बुरी लग रही होगी, नहीं, मुझे बुरी नहीं लग रही लेकिन है। ये जो बयान है, ये बयान वक्फ बोर्ड को, वक्फ को हटाने को लेकर उसी से जोड़ के देखा जा रहा है, मैं आपको बता दूं। वरना कहां म्यांमार में होना जुल्म मुसलमानों के ऊपर। अच्छा, आपने पूरे मुसलमानों को कैसे ईरान ने ठेका ले रखा है? अगर आपने पूरे मुसलमानों का ठेका ले रखा 22-23 करोड़ का, तो खुल के बोलो ना कि हम शियों को सपोर्ट कर रहे हैं या सुन्नियों को सपोर्ट कर रहे हैं। सुन्नियों को तो आपने मरवा दिया गाजा के अंदर, शियों का बचा नहीं पाया अजरबैजान के अंदर। ईरान की जो भी हुकूमत है वहां सब कुछ पॉलिटिकल है, टोटल पॉलिटिकल है। रेवोल्यूशनरी गार्ड क्या करते हैं पूरी दुनिया जानती है। आप उंगली उठाते रहते हैं, मैं तो हमेशा पूछता रहता हूँ कि भाई, कैद तो आपने अमेरिकन किए थे, कैद में अमेरिकन रहे, आपकी दुश्मनी अमेरिकन से किस बात की है बताइए तो सही। कभी झंडा जला रहे हैं आप, इसराइल से आपकी हो सकती है, इसराइल की आपकी तो बहुत पुरानी चली जा रही है, और शियों की तो वैसे भी सभी से रही है। गदीर के मैदान से आप लोग अलग अलग हो गए थे शिया सुन्नी। जब आपको मौका मिलता है अपने कंफर्ट के हिसाब से आप एक हो जाते हो। मैं ही नहीं कह रहा हूं इत्तेहाद कि का एक हो ना हो, इतिहाद काहे के इतिहाद, किस बात के इतिहाद? अगर आपको जरा सी भी हमदर्दी होती कि भाई ये इनको समझाओ कि इस तरह से ये इसराइल पे हमला कर देंगे, तो इसराइल जो पूरी अपनी फौज लेके, लड़ाकू जहाज लेकर के, मिलिट्री लेकर उतरेगा, तो गाजा में हाल क्या होगा? वेस्ट बैंक वालों को देख, ईस्ट बैंक वालों को देख लीजिए, वहां पे इतना नहीं हुआ। वेस्ट बैंक वालों को हुआ, गाजा थोड़े वैसे वो लोग भी क्रैक हैं, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटीज उनकी है, टेररिस्ट है वो लोग, छुपाने की बात क्या है? एक बार हाइपरटेंशन की एक टैबलेट थी, उसका मैं इसका मुझे नाम नहीं याद है, जॉर्डन में बनती थी, प्रोडक्शन होता था, जॉर्डन को बैन कर दिया था इस्लामिक कंट्रीज ने, पेशाबी दवा आपने क्या बंद कर दी। जितने भी जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी, चाहे आईसीस हो, चाहे तालिबानी हो, जैश ए मोहम्मद हो, इनके फाइटर लड़ाके सारे वो टैबलेट खाते थे, जोश, बस जोश आता था उसको टैबलेट को खा करके। वो जब प्रोडक्शन उन्होंने बंद किया, तब उनको सर्टिफिकेट इशू किया, दोबारा उनको शामिल किया गया। जॉर्डन को मैं फिर कह रहा हूँ, जॉर्डन ने वो दवा बनाता था, जॉर्डन को बैन कर दिया था इस्लामिक कंट्रीज ने, अपने क्या मेंबरशिप हटा दी गई थी, दोबारा मिली जब उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी, फैक्ट्री के सारा उठ करके चला गया गाजा पट्टी, अब वहां बनती है। तो अच्छे वाले इंसान को जोश नहीं आता है। ये अदर साइड तो देखते नहीं है ना। जी। और ईरान की पॉलिटिक्स तो रही उनको अपने अपने फायदे की, कोई शिया मर रहा है क्या कर रहा है उसे क्या लेना देना उनको। मुसलमान जब आएगा तो कहेंगे मुसलमान इस्लाम करना शुरू कर देंगे। मैं इनकी तारीफ या उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, उससे बेहतर वो मैंने देखा कि उन्हें सीधी सीधी कड़वी कड़वी सीधी सीधी बात करी प्रिंस सलमान ने, सऊदी अरेबिया के, सीधी। और मैं वाकई में मैंने कमाल जब ये किया कि जिन्होंने अपने ऑफिशियल मैप था गिलगित बल्तिस्तान पीओके को भारत ने दिखाया है, तो पाकिस्तान का हाई कमिश्नर भागा हुआ गया उनके फॉरेन मिनिस्ट्री में मिलने के लिए, भैया क्या कर दिया आपने अपने जो ऑफिशियल मैप के अंदर गिलगित बल्तिस्तान तो हमारा हिस्सा, वो आपका हिस्सा नहीं है, वो इंडिया का हिस्सा।
पहली कंट्री थी जिसका अपना नक्शा बदला और पीओके गिलगित बल्तिस्तान को भारत में दिखाया है, वो है सऊदी अरेबिया। अब बहुत सारे जी, शिया हमारे बिल्कुल। चले गए, देखिए ये तो सऊदी अरब की तारीफ कर रहा है, ईरान की बुराई कर रहा है। अरे दिमाग खोल के रखो, दिमाग खोल करके देखो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है। बिल्कुल। और कैप्टन साहब, आज एक बहुत अहम दिन भी है। आज से ठीक 2 साल पहले महसा अमीनी, ईरान की वो इनफैक्ट कर्दिश लड़की थी जो 16 या 17 साल की थी, जिसको जो मोरालिटी जी पुलिस थे उसको पीट-पीट कर जी इतना मार दिया था कि वो लड़की मर गई थी। जी और तब से ईरान में एक बड़ा आंदोलन छिड़ा और उसके बाद से 2023 में ही कई हज़ार लोगों को फांसी दी गई, जिसमें 22 सिर्फ महिलाएँ जिनको फांसी दी गई है। तो ईरान वो एक देश है जहाँ पर किसी के ह्यूमन राइट की कोई पूछ नहीं है। सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट बिल्कुल नहीं है। वायलेशन ईरान में हो रहा है। वो ईरान भारत को नसीहत दे रहा है जहां पर डेमोक्रेटिक सेटअप है, आराम से आप और हम बात कर रहे हैं। और उसको आप शायद एक भूल रही हैं, म्यांमार और गाजा से कंपेयर किया जा रहा है। अब बताइए। मैं वही कह रहा हूं ना कि जी, आप अपने गिरबान में झांक करके नहीं देखते। मैंने अभी कहा ना कि दुनिया देख रही है, वो लोग तो बिल्कुल अपने को समझता है सुपीरियर, वर्ल्ड में सुपीरियर जो है सिर्फ ईरानियन है, बाकी कोई नहीं। और जो हमारे यहाँ के शिया हजरात हैं जो ईरान को अपना मुहाफिज समझते हैं या जो भी समझते हैं, वहां का जनरल मरता है तो मातम करते हैं सड़क के ऊपर। हमारा सीडीएस के हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो कभी मातमी जुलूस नहीं निकाला कि हमारे मुल्क की दिफा करने वाला जो है एक्सीडेंट हो गया, उसमें इंतकाल फरमा गए, तो आप उनके लिए ताजियत करिए। शर्म नहीं आती है। वहां का कोई जनरल मरेगा, अरे कोई ठीक है, उलमा इकराम कोई बड़े अल्लाह की बात आए तो आप ताजियत कर सकते हो, उसके लिए कोई वो नहीं है। मजहब ही जहां पर है, आप फौजी के कैसे कर सकते हो भाई? तो कई एक चैनल आपके यहाँ चलते हैं, मैंने देखा इसमें यूट्यूब पे कई चैनल चलते हैं, शिया भर भर के उसकी तारीफें करते हैं, साहब बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सर रेडिकलाइज करके रख दिया ईरान ने उठा करके पूरे इंडिया के शियों को, सारे रेडिकलाइज हो गए। लखनऊ के अंदर 70% रेडिकलाइज हो चुका है शिया। ये वो ऑल शिया नहीं रहा जो पहले शिया हुआ करता था। अक्रॉस द कंट्री और वही, सारे शिया और आप सब। शायद एक चीज और भूल गई हैं, एक चीज और भूल गई हैं अंबर। आपको याद होगा एक बाप को फांसी दी जा रही थी किसी जुर्म के अंदर, बेटी से बिल्कुल, बिल्कुल। फांसी दिलवाई थी। मतलब जुल्म की इंतहा है और क्रूरलिटी की इंतहा है कि कहां पर शरा के अंदर है कि बेटी से कह के तुम जाके अपने बाप को फांसी दो पब्लिक के अंदर। अगर इतने ही शरा का शौक है तो शरा लगवा लेना। 2 महीने 8 दिन तो आप लोग मुहर्रम करते हो, हम भी करते हैं भाई, हमसे कट्टर कौन हो तुम भाई? हम भी करते हैं, लेकिन आंख कान खोल करके इनको देखना होगा। दूसरी चीज, इन्होंने भी इतिहास को बदलना शुरू किया, इस्लामिक हिस्ट्री को बदलना शुरू कर दिया। जैसे कि देवबंद वालों ने बदला है, तो हमारे ईरान के लोगों ने, जो ईरान को मानने वाले लोग हैं मौलाना, उन लोगों ने भी बदलना शुरू कर दिया है। ये अच्छा। नाम भी नहीं लेते हैं उनका, उनका नाम भी नहीं लेते हैं जो करबला पहुंचे थे, ये नाम नहीं लेते हैं। कैसे नाम ले लेंगे? गैर गैर मुसलमान का नाम कैसे ले लेंगे? क्योंकि इनके यहाँ सिखाया गया मुसलमान। अच्छा। जब मौका मिलता है तो आप लड़ जाते हो यार, जब मौका मिलता है तो आप एक दूसरे पर तबर्रा भेजते हो, नहीं भेजते हो वो तबर्रा, बोलो। ये इंतहा हुई थी कि उसके बाप को फांसी लड़की से दिलवाई, वहां की सरकार ने खड़ो करके, वहां के सारे हुक्मरान मौजूद थे। ये किस किस ईमान के अंदर है, किस इस्लाम के अंदर है, हमको जरा बताइए, कहाँ आई है? लेकिन बेटी कैसे कैप्टन लड़ साहब, गई जो बाप को फांसी दी? बहुत ज्यादा क्रूरता की हद जिसे कहते हैं पार हद कर हो रहा गई है है। ईरान ने। आप म्यांमार से मिलाएंगे भारत को मनाएंगे, आप गाजा पट्टी को मनाएंगे भारत से मनाएंगे आप? आपने मिला दिया, हम आपकी शान में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग वाह वाह करते हैं मैं उनको तो मुंह पे कहूंगा जाकर के, बोले तो सही, मैं बताऊं फिर। जी, जी। लेकिन वो लोग जो हमें ऐसे पसंद नहीं बंदे करते हैं। बना रहे हैं, कैप्टन साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि जब भी हम ईरान को लेकर कोई सवाल उठाते हैं, और जो भी सवाल, ऐसा नहीं है कि हम आयतुल्लाह खामेनेई की उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर रहे हैं। वो नहीं जो उनको नहीं कह रहे हम, इंटेलेक्चुअल बिल्कुल भी हम पॉलिटिक्स और पॉलिसी की बात कर रहे भी हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे ऑफ हैं। कोर्स हम पॉलिटिक्स और पॉलिसी पे डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जब भी उस पे डिस्कशन या सवाल करें तो सबको लगता है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह और रसूल के शान में गुस्ताखी कर दिया अगर ईरान के लिए कुछ बोल दिया। तो ये जो रेडिकलाइजेशन इस हद तक शियों में हो गया है, क्या भविष्य, क्या फ्यूचर देख पा रहे हैं? क्योंकि हमने तो पिछले 10-15 सालों में जो कुछ भी हुआ, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। दिल्ली में वो लड़कियाँ, वो औरतें जो बिल्कुल ऐसे मेरी तरह रहती थी, आज वो एकदम ईरानी अबाया, दस्ताने मोज़े और एकदम वो चमगादड़ बन के घूम रही होती हैं। वो हर किसी को नसीहत देती हैं। मेरी जी कोई वीडियो देखी तो किसी का फ़ोन आ गया कि भई आप बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ी अच्छी बात करती हैं, लेकिन अगर हिजाब पहन लेती तो बड़ी प्यारी लगती। तो मैंने कहा जी, आपको बात बुरी लग रही होगी। मैंने कहा जी, मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगती, मुझे आदत है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो रेडिकलाइजेशन हो चुका है,
इसका क्या इलाज है? और मुझे लगता है सरकार भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है, ईरान जो कर रहा है। नहीं ना, ईरान ने इरानियन कल्चरल सेंटर का मैंने नाम लिया है, वो अपना यहाँ पे इरानियन कल्चरल सेंटर इसीलिए यहाँ पे बनाया गया है, वो पैसा इन मौलानाओं को घरों में बेचता है, सबको बेचता है। 25,000 से शुरू होती है, 2 लाख तक के लोगों की सिलियां जा रही हैं, अनअकाउंटेड है, कैश जाती है, दैट इज इलीगल जो दिया जा रहा है। और हमने इस पर काफी रिसर्च किया, हमने उसमें पता लगाया। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, ना लेने जा रहा हूं कभी, वो एक अलग चीज है, वो दे रहे हैं ले रहे हैं ठीक है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमारी कौम को गुमराह नहीं करना चाहिए, उनको रेडिकलाइज मत करिए आप, उनको इंडियन नेशनल रहने दीजिए, वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें, इन भारत की सेवा करें। लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, उनको ऐसा मत करिए कि वो हिजाब में बंद होकर रह जाए। मैं हिजाब रखिए, जाइए नेशन की भी बात करिए। खाली मुहर्रम में 2 झंडे लेके तिरंगे भेज देते हैं, हर भारतवासी बेवकूफ बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं आप, दिल से नहीं करते हैं आप। ईरान पे कुछ बात आती है तो सीना पीट पीट के मातम किया जाता है, फरियादी मातम गौरव किया जाता है ईरान के लिए। वाह भाई, अजीब है दुनिया। लेकिन ये सारा कुछ हमें जब देखने के लिए मिलता है, ये सारे ही मुसलमानों के लिए है। आप भारत की बात आती है तो यहाँ पे आप मुसलमान, हिंदू और हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जब भी कहीं पे चाहे गाज़ा की बात हो, फ़लस्तीन की बात हो और ईरान को कुछ कह दिया जाए, तो सारे मुसलमान ऐसे हो जाएँगे कि जैसे यहीं पे ज़ुल्म हो रहा है उनके ऊपर। सड़कों पे उतर आएँगे, पूरे चक्के जाम हो जाएँगे। ये क्या है? ये जो आजकल एक नैरेटिव चल रहा है, यूरोप के अंदर भी चल रहा है, ये मुसलमान जहां तादाद में बढ़ जाता है, फिर वहां अपनी हुकूमत जमाना चाहता है, फिर अपने हिसाब से वहां के कंट्री के जो उनका बाईलॉ कानून है, या उनके जो क्या बोलते जी, हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन है, हिसाब से जी। चलाना चाहता है, उनके लॉ जो कहता है उसके हिसाब से चलाना नहीं, वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है। शरिया में जो, अगर आप शरिया करो तो भाई पूरी शरिया मानिए। मैं फिर कहूंगा, फिर दोहराऊंगा, कई बार मंचों से कह चुका हूं कि भारत सरकार को तो शरिया लगा देने चाहिए मुसलमानों के लिए। मुसलमान डिजर्व करता है, बड़ा कट्टर है, ईमान का पक्का है, तो शरिया लगानी चाहिए, इन पे पैनल कोड नहीं लगाना चाहिए। आपके लिए कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में बना दी जाए, वहां का काजी बना दिया जाए, वहां का जज होगा। फिर वहां चोर पकड़ा जाए उसका हाथ एक कटेगा, कोई जिना करते पकड़ा जाए तो उसकी गर्दन काटी जाएगी। जुमे के दिन सब इकट्ठा होंगे शहर के चौराहे के ऊपर, जहां पर फांसी दी जाएगी, गर्दन काटी जाएगी। हम भी देखने जाएंगे, आप भी देखने जाइए, शरा लगवा लीजिए ना। अधूरी शराब क्यों मानते हैं, कि पैनल कोर्ट को क्यों मानते हैं? मत मानिए भाई 302 और ये 307 जो है ना, ना ना ना, शराब शराब में जो हो वही किया जाएगा। जब आपने हिजाब पहन लिया, इतना रेडिकलाइज हो जा रहे हो एक मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर आबादी कितनी है हिंदुओं की, और किस मुल्क के अंदर हो, और कब से आए हो जरा बताना। हम तो यही लोगों से पूछते हैं भाई, अरब से आए थे, कितने हमले हुए थे, कितने पर्शिया, अरे ईरान में तो 95%, 94% कन्वर्टेड है, वो तो जोरस्टियन है। जो काली पगड़ी पहने वो सैयद है, जो गए हुए अरब से, वो तो जोरस्टियन है। जैसे हिंदुस्तान का शिया बहुत से कन्वर्टेड होगा, बहुत से सैयद वहां से आया होगा, ऐसी तो है ना। जो जोरस्टियन है वो तो 94, 95% भाई, आतिश पसंद थे ईरान वाले। तो डीएनए थोड़ा बदल जाएगा, डीएनए नहीं बदलेगा। और जो सैयद है वहां पर, तो वो अरब से गए हुए, वो सैयद है, बाकी कन्वर्टेड है। और भाई हिंदुस्तान का भी है। तो अब वो तो डीएनए तो नहीं बदलेगा ना। क्या आपने जी। धोखा दिया, फिर उनको धोखा दे दिया उठा करके आप अपने अजरबैजान वालों को सपोर्ट करने के बजाय, वहां इसराइली को सपोर्ट करने के लिए शियों को। तो आपका डीएनए तो बदला नहीं ना, ऐसे उनका नहीं डीएनए बदला। सैयद चिल्लाता रहे, फिर क्या कह दूंगा। अब मैं किसी सैयद को नहीं कहना सैयद अरब से आया, वो जाहिर है कि इमामों की औलादों में से है, तो सैयद है, जाहिर है कि वो अरब से आया है। उस पर तो मैं शान में कह भी नहीं सकता हूँ, और मैं खुद भी सैयद, तो मैं क्यों कहूँ। लेकिन हाँ, कन्वर्ट बहुत हुए हैं। और हमारा बल्तिस्तान का इलाका जो है, गिलगित बल्तिस्तान में, वहां भी कन्वर्ट हुए हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादातर वहां पर तिब्बतन थे, वहां पर जो मंगोलियन थे जो कन्वर्ट में, जो सादात फैमिली है वो आई हुई है ईरान से ही है। तो ईरान में क्या, वो अरब से ही गए हुए थे। जाहिर है कि जो वहां पे मुस्लिम हैं, जो रजावी हैं, वो सब वहां पहुंचे हुए हैं। वही 2-3 घराने वहां पर सैयद हैं बल्तिस्तान के अंदर, उसमें हमारी भी फैमिली भी एक है। तो ये आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इस मुल्क के अंदर हो। मैं सब शियों से कहना चाहूंगा, खास करके मुसलमान में सभी लोग सुने, मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में पहले हिंदुस्तानी हिंदुस्तान जैसे बनकर रहिए। आप पार्टियों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं भाई?
कि वो समाजवादी पार्टी, वो बहुजन समाज पार्टी, पहले इंडियन नेशनल, आप हिंदुस्तानी हो, सरकार कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, पहले आप हिंदुस्तानी हो, तो हिंदुस्तानी हो जैसा आप बिहेव करिए। अभी कहीं नहीं तो हिंदुस्तानी तो फर्जी बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो देखा ना मातम करते हुए। आपको किस बात पे मातम कर रहे थे, किस बात पे जुलूस निकाल रहे थे? जो वो जनरल इनका एक सलमान कौन थे, उनको रॉकेट से उनका वो कर दिया गया था, तो फौजी मारा था। किसी फौजी को मौत अच्छी नहीं कही गई है, कोई भी मरे वो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, मैं उसके खिलाफ हूँ। और धोखे से मारा जाए उसके भी मैं खिलाफ हूँ, लेकिन मत भी जुलूस निकालना उसके लिए वो नहीं था। आपको उतना ही निकालना चाहिए। तो हिंदुस्तान में जब हमारे सीरियस वृंदावन जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, आपको मत भी जुलूस निकालना चाहिए था कि हमारे मुल्क की दिफा करने वाले आज नहीं रहा। और मुझे शिकायत है उन उलमाओं से, मुझे शिकायत रहेगी, मुंह में कहूंगा कि तब आपने क्यों नहीं जुलूस निकाला था, तब आपने क्यों नहीं ताज़ियत करी थी, क्यों नहीं आपने 2 मिनट का मौन किया था? ईरान का जनरल मर जाएगा तो हम यहाँ मातमी जुलूस निकालेंगे उनके लिए, मजलिसें करेंगे 40वें की भी, बरसी की भी? मैं उसको स्ट्रांगली अपोज करता हूँ, खुल के बोलता हूँ। बिल्कुल। और देखिए ईरान आप तो पूरे रेडिकलाइज करके रख दिया भाई ईरान ने, उठा के हिंदुस्तान के शियों को सब रेडिकलाइज कर दिया। बिल्कुल, और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और मुझे लगता है पता नहीं बिल्कुल है, क्यों भारत सरकार इस बिल्कुल पे है। ध्यान दे। ये अभी फिर वही बात मैं कर रहा हूँ, प्रिंस सलमान ने आके संभाल लिया। और वो देखिए, तो ईरान अपने सुपरमेसी में ही परेशान है कि इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर हम सबसे बड़े, हम यहाँ हमला कर सकते हैं, हम पे बड़े खुश होते हैं। इतने ड्रोन भेज दिए, इतने रॉकेट भेज दिए, क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हैं? खुश हुआ करो जो हमारी फौजें जाती, कुछ लिखा करो ना मौलाना साहब, बयान दिया करो ना किसी, जो हमारे क्या शासन हो रहा था, क्या करो ना जब गलवान होता है, एक बयान दिखाइए। 2 महीने 8 दिन मिल जाएंगे आपको आवाम को एड्रेस करने के लिए, बैठ करके आप मजालिस पढ़ते रहेंगे। वो अभी मैं नाम एक एक बड़ा जबरदस्त था, तालिबान के ऊपर बोले थे हमारे जनाब आगा रूही साहब, जब तालिबान पहुंचे हैं, वो थोड़ा सा उनका पोर्शन तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, साफ गोई बिल्कुल। बिल्कुल। तालिबान ने अब तो बच्चों को पोलियो की दवाई से भी पिलाने से इनकार कर दिया कि दवाई नहीं पिला सकते। तालिबान को ट्रेंड ईरान ने किया भाई, खुरासान में तो दुनिया को जग को जाहिर है, 1 करोड़ की आबादी वहां चली गई थी, मजार शरीफ से गई है, कंधार से गई है, 70,000 उन्होंने ट्रेन किए, इनकी क्लाशनिकोव लेकर आए ईरान, मेड इन ईरान, इन्हें हथियार लेकर तालिबान पहुंचा था जब अमेरिकन निकला था वहां से। इनकी जो AK-47 है ज्यादा सुपीरियर बना दी ईरान ने, जी वो उनको दी गई थी, फ्री बांटी गई थी तालिबान को। बिल्कुल। और स्ट्रेंजर इन द बेड, आई मीन इट। आप किसके साथ हैं भी देखिए, आप तो दुश्मन है दूसरे। 1400 साल से आप उठा के तबर्रा पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, गए नहीं, रोते हैं, मुहर्रम नहीं करते हैं, किसे करते हैं? मैं सियाह सुन्नी नहीं कर रहा हूं, मैं नियत की बात कर रहा हूं सिर्फ इस वक्त। आई एम सॉरी, अगर मुझसे कोई अल्फाज तरह बिल्कुल, निकले, खता अगर कलामी फिर हो, कोई भी सुन इत्तेहादी रहे हो, करना मैं है तो फिर माफी चाहूंगा। मैंने दिल खोल के बात करी है। ईरान की पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं फंसना चाहिए, हमारे इश्यूओं को नहीं फंसना चाहिए, मुसलमानों को नहीं फंसना चाहिए, नहीं आना चाहिए इनके बहकावे के अंदर, सीधी सी बात। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल। अंबर और ये आपका, बहुत ही बहुत आपने बहुत शुक्रिया। स्पष्ट बात की है कैप्टन साहब, और आप इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं क्योंकि आप बहुत स्पष्ट बात करते हैं कि भारत के मुसलमानों को सबको समझने की ज़रूरत है कि ईरान जो कुछ कर रहा है वो उसकी पॉलिटिक्स है, उसका मुसलमानों जी से कोई लेना-देना नहीं है। मुसलमानों को इतनी फ़िक्र होती तो गाज़ा में जो कुछ हालात है वो ईरान की वजह से, बिल्कुल आपने इज़राइल को बिल्कुल। उकसाया। म्यांमार में जब काटमार हुई तब ईरान चुप था। चीन में मुसलमानों पर जो होता है उस पे चुप रहता है, पाकिस्तान पे चुप है, देखिए बिल्कुल सही अफ़गानिस्तान कह में रही जो हैं हो रहा आप, है। हाँ बिल्कुल। तो ये ईरान की पॉलिटिक्स को मुसलमानों को भारत के समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो कुछ भी है, वो लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए भारत पे किसी न किसी तरीके का प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। आप इस जी देश में रहते हैं, आपको यहाँ पर रहना है, तो आप सोच समझ कर किसी भी जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उनके बहकावे में आकर रिएक्शन करें। बहुत-बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक नमस्कार। यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम, वंदे मातरम। वंदे मातरम।